वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और कई दिनों से अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म की बात नहीं हुई है, तो आज मैंने सोचा कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की बात की जाए। और आज बात करेंगे फिल्म त्रिशूल की। जिसे बनाने का, जिसे लिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा था सलीम जावेद पे। हुआ ये था कि ईमान धर्म जो फिल्म आई थी शोले के बाद, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था, वो फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म जो सलीम जावेद ने लिखी थी, चाचा भतीजा, वो थी तो हिट, लेकिन क्रिटिक्स ने उसे बहुत पैन किया था और कहा था कि ये क्या घिसी पिटी आप वही लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी पे आप फिर से दोबारा फिल्म लिख रहे हो। और जो इसमें खास करके जो फीमेल कैरेक्टर्स जो आपने दिखाए हैं वो बहुत ज्यादा ही रिग्रेसिव तरीके से आपने पोर्ट्रेट किया है। तो ये ऑडियंस को, खास करके क्रिटिक्स को, बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। फिल्म हिट हो गई थी, लेकिन चाचा भतीजा के स्क्रिप्ट को कभी भी सलीम जावेद के ग्रेटेस्ट स्क्रिप्ट में नहीं कहा जाता, काउंट किया जाता है। तो सलीम जावेद पे प्रेशर बहुत ज्यादा था कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का, जिसमें कि वो कुछ नया दिखा पाए ऑडियंस को, जो कि ऑडियंस ने पहले कभी कुछ नहीं देखा हो। तो सलीम जावेद तो प्रेशर में थे, उधर यश चोपड़ा को भी एक फिल्म बनानी थी। जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, यशराज फिल्म्स। उससे जो पहली फिल्म दाग बनी थी वो सुपरहिट थी, उसके बाद जोशीला बनाई, वो फ्लॉप हो गई। हालांकि जोशीला त्रिमूर्ति फिल्म्स की थी। दीवार भी त्रिमूर्ति फिल्म्स के लिए बनाई थी, वो हिट थी। कभी कभी बनाई यश चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन के लिए, वो सुपरहिट हो गई थी। तो वो अपने आप को एज अ डायरेक्टर काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। गुलशन राय को एक और फिल्म बनानी थी दीवार के बाद, तो उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का सोचा था। तो यश चोपड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थे उस समय कि अभी तो मेरा सही टाइम चल रहा है, जो बनाऊंगा मैं अच्छा हिट ही हो रहा है। तो फिर से एक बार सलीम जावेद और यश चोपड़ा जो है वो, इनकी जोड़ी एक बार फिर से आई। सलीम जावेद ने कहानी लिखी, और कहानी कुछ ऐसे लिखी थी कि थ्री फेसेस ऑफ अ मैन उनको दिखाना था। तो बेसिकली एक बाप और उसके दो बेटे, हालांकि एक जायज औलाद है और एक नाजायज औलाद है। तो इस फॉर्मूले पे सलीम जावेद ने कहानी लिखी और खास करके फोकस किया कि इस फिल्म में जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं वो काफी स्ट्रांग होंगे और सब इंडिपेंडेंट होंगे। और जैसा कि उनकी पिछले फिल्मों में जो प्रॉब्लम थी, वो इस बार वो रिपीट नहीं करना चाहते थे। तो कहानी लिखी गई त्रिशूल की। और जो जो थ्री फेसेस ऑफ अ मैन जो था, तो जिस इंसान का वो तीन शक्ल दिखाना था बेसिकली, वो जो संजीव कुमार का जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा था, वो दरअसल पहले इन्होंने लिखा था दिलीप कुमार के लिए, बट किसी वजह से दिलीप कुमार इस फिल्म को नहीं कर पाए। और चूंकि शोले में संजीव कुमार ने काम किया था, जो कि सलीम जावेद की कहानी थी, तो दीवार की कास्ट जो अमिताभ और शशि कपूर थी उसको तो रिपीट कर लिया। लेकिन फिर दिलीप कुमार नहीं माने, तो उन्होंने सोचा कि चलिए संजीव कुमार चूंकि बहुत ही काबिल एक्टर है, तो उनको एज अ फादर के कैरेक्टर के लिए रोप इन किया जाए। तो इस तरीके से संजीव कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन गए। अब जैसा मैंने मैंने बताया कि थ्री फेसेस ऑफ अ मैन की कहानी बतानी थी इनको, और यश चोपड़ा चाहते थे कि कुछ अलग हो, सलीम जावेद भी चाहते थे कि कुछ अलग तरीके से इस फिल्म को बनाया जाए। तो सोचा कि बॉम्बे की भीड़ भाड़ से कहीं दूर चलते हैं बनाने। तो पूरा लोकेशन जो शूटिंग का इस फिल्म का था वो दिल्ली था। दिल्ली में आके पूरी शूटिंग हुई। और शूटिंग के टाइम के बारे में अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था कि उस वक्त यश चोपड़ा इतने कॉन्फिडेंट रहते कि हर शॉट लेने के बाद यस यस ऐसे ऐसे करते रहते थे। कई बार तो उनके असिस्टेंट को मुक्का भी लग जाता था। तो ये सारी चीजें थी। यश चोपड़ा का कॉन्फिडेंस अलग आसमान पे था। लेकिन जब स्क्रिप्ट हो गई और दिल्ली में जाकर के शूटिंग स्टार्ट हो गई, तो पहले रशेस जो दिखाए गए, कोर टीम को दिखाया गया फिल्म का, उसमें यश चोपड़ा थे, सलीम जावेद थे, अमिताभ बच्चन थे, गुलशन राय जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, त्रिमूर्ति फिल्म्स के मालिक, उनको दिखाया गया। तो रशेस देखने के बाद जब चारों बाहर आए, तो सब सैड, उदास, क्योंकि पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही थी। अब गुलशन राय टेंशन में है कि मेरे तो इतने पैसे लग गए और फिल्म इतनी खराब क्यों बनी है। तो जैसा मैंने बताया ना कि ये फिल्म की जो कहानी लिखी गई थी, सलीम जावेद बहुत प्रेशर में थे। और त्रिशूल लिखने से पहले वो करीब 13 फिल्में लिख चुके थे। और इनके जो काम करने का तरीका था, वो बाउंड स्क्रिप्ट देते थे स्टार्टिंग से लेके द एंड लिख करके, और वो कहानी में कुछ चेंजेस नहीं करते थे। और जिस कहानी में कोई डायरेक्टर भी अपने हिसाब से कुछ सजेशन में चेंज कर दिया, तो उसका फिर वो क्रेडिट लेने से मना कर देते थे। एक दो फिल्म ऐसी भी है जिसका उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया है। तो इस तरीके से, क्योंकि और इन लोग की क्रेडिबिलिटी थी मार्केट में उस तरीके से, तो पहली बार ऐसा हुआ कि
एक तो ईमान धरम फ्लॉप है, चाचा भतीजा को इतनी गाली पड़ी, और इस फिल्म के भी जब रशेस देखे सब लोगों ने तो सबने कहा कि यार ये तो बड़ी बेकार सी फिल्म लग रही है, ऑडियंस को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जब हमें ही नहीं पसंद आ रही तो ऑडियंस को क्या पसंद आएगी। तो गुलशन राय ने कहा कि इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या। तो सलीम खान जो थे, सलीम जावेद जोड़ी के सलीम खान, उन्होंने कहा कि एक ही सॉल्यूशन है, इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, और ये बोल करके चले गए। गुलशन राय को ये बात बुरी लग गई, तो उन्होंने रात को यश चोपड़ा को कॉल किया कि मेरे पैसे लगे हुए हैं इस फिल्म में, और तुम्हारा राइटर जो है वो इतने कैजुअली कह रहा है कि इस फिल्म को रिलीज ही ना किया जाए, पैसा कौन देगा, इतना मेरे पैसे खर्च हो गए। तो यश चोपड़ा ने कहा कि अरे वो मजाक कर रहे थे, वो सलीम खान थोड़े मजाकिया किस्म के इंसान है, वो हर सिचुएशन में थोड़ा बहुत जोक क्रैक कर लेते हैं, लेकिन वो भी परेशान है और वो समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को कैसे ठीक किया जाए। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि सलीम जावेद ने उस कहानी को दोबारा से रीराइट किया और कई चीजों को ऐड किया, और इसलिए जब आप फिल्म देखते हो तो आपको वो सारे सीन्स अगर आपको याद होंगे, जो अमिताभ बच्चन जो एम्बुलेंस लेकर के घूमते हैं, माधव सिंह से झगड़ा करते हैं और गुंडों को मारने के बाद एम्बुलेंस में बैठा करके फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर गंगू को मारते हैं, एम्बुलेंस में बैठाते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। तो ये सारे सीन्स जो हैं वो ऐड किए गए पर्पसफुली, ताकि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस को एटलीस्ट कुछ इंटरटेनमेंट वैल्यू मिले, क्योंकि उससे पहले जो पूरी फिल्म जो है वो पूरा कॉर्पोरेट सेटअप है। एक तो उस समय की ऑडियंस के लिए वो सारी चीजें नहीं थी, जैसा आपने फिल्म में देखा है कि इस फिल्म में बहुत नयापन था। इस फिल्म ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इंडियन ऑडियंस के सामने रखा, पहली बार ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले फिल्मों में बिजनेसमैन नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन वो बिजनेसमैन बस एक कैरेक्टर था, उस वो किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस करने वाले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, रियल एस्टेट के जो बादशाह लोग होते हैं, वो किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, बोर्ड रूम में क्या फैसले लिए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है एक नया तरीके का पूरा फॉर्मूला जो था वो सलीम जावेद ने इस कहानी में डाला था। जो कि अगर आप देखो तो अगर अब सिर्फ आप कॉर्पोरेट अगर दिखा दोगे तो फिर लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। इसीलिए ये सारे एक्शन सीक्वेंस जितने भी देख रहे हो आप, कि अमिताभ बच्चन डायनामिट के सामने से चल करके आ रहे हैं, पीछे डायनामिट फट रहा है और अमिताभ बच्चन चल के आ रहे हैं, उनकी एंट्री जो सीन है, और ये जितने भी एम्बुलेंस लेकर के मार पिटाई वाले सीन है, तो इन सारे सीन्स को फिल्म में डाला गया, क्योंकि वो पहले फिल्म बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई थी। अब क्या हुआ कि सलीम जावेद ने रीराइट किया पूरा स्क्रिप्ट और ये सारे एलिमेंट्स उसमें डाले, तो रीराइट कर तो लिया, तो शूटिंग भी करनी पड़ेगी। तो यश चोपड़ा ने पूछा सलीम जावेद से कि ये जितने सीन्स आपने ऐड किए हैं इसको शूट करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो एक्टर तो इनके पास अच्छे थे, वन टेक एक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, कितना भी आप तरीके से एकदम केयरफुल होकर के शूट भी करोगे तो 15 दिन तो लगेंगे ही। अब 15 दिन अगर आप गुलशन राय को बताओगे प्रोड्यूसर को कि भाई 15 दिन की अभी शूटिंग और है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर तो और परेशान हो जाए कि मेरा फिर इतना खर्चा करवाएगा। तो सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, उनको बोलिए कि सिर्फ 5 दिन की शूटिंग होगी, और जब 5 दिन की शूटिंग खत्म होने वाली होगी तो हम बोल देंगे कि नहीं नहीं इसमें कुछ कुछ चीजें भी और ऐड करनी है, तो कुछ दिन की शूटिंग और चलेगी, फिर हम लोग 5 दिन का ग्रेस मान लेंगे उनसे, फिर उसी तरीके से और 5 दिन खींच लेंगे। तो इस तरीके से, और यही कर करके उन्होंने गुलशन राय को समझा समझा करके बार बार एक्सटेंशन मांग मांग करके 15 दिन की शूटिंग फिर दोबारा से इस फिल्म की कंप्लीट की। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया सलीम खान से कि ऐसा आपने क्यों किया, तो सलीम खान ने कहा कि गुलशन राय जो प्रोड्यूसर थे वो हमको पैसे भी जो देते थे वो इंस्टॉलमेंट में देते थे, तो हमारी स्क्रिप्ट तो ले लेते थे, फिल्म चल जाती थी उनकी, लेकिन पैसे वो अटक अटक के देते थे किश्तों में, आज इतने ले लो, बाकी का उसके कुछ दिन के बाद ले लेना। तो इस बार हमने सोचा कि हम भी बदला लेंगे तो इस तरीके से जो पूरी रीशूटिंग की जो प्लानिंग हुई, उन्होंने उनका खर्चा उससे उस तरीके से ही कराया, 5-5 दिन के इंस्टॉलमेंट पे फिर से रीशूटिंग कराई और उनका खर्चा कराया। तो ये तो खैर कहानी हुई शूटिंग वूटिंग की। अब जैसे मैंने बताया कि इस फिल्म में जो नयापन था कि बोर्ड रूम में क्या फैसले हो रहे हैं, टेंडर निकल रहा है, ऑडिटर्स की मीटिंग हो रही है, वो जो हो रहा है नीलामी हो रही है, कोटेशन मांगे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें उस वक्त ऑडियंस को बहुत ज्यादा पता नहीं थी। तो सलीम जावेद ने, जैसा मैंने कहा कि चूंकि इस बार उनके स्क्रिप्ट में नयापन लाना था, तो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऑडियंस के सामने लेकर के आए। अब कैरेक्टर्स अगर आप देखो फिल्म की कहानी, जैसे अगर आपको याद हो कि सलीम जावेद जो है, जो संजीव कुमार है, आर के गुप्ता एक इंजीनियर हैं, और वो
अपने ही ऑफिस की एक कलीग से प्यार करते हैं, वहीदा रहमान का जो कैरेक्टर है शांति, उनसे प्यार करते हैं और एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। शांति जो है वो आर के गुप्ता के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप राइज करने के लिए क्या-क्या करते हो, आज के डेट में भी जो-जो चीज़ें होती है वो उस ज़माने में दिखाई गई थी। तो उसमें क्या होता है कि आर के गुप्ता के मालिक जो हैं वो अपनी बेटी की शादी आर के गुप्ता से कराना चाहते हैं और शर्त रखते हैं कि अगर मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें अपने कंपनी में हिस्सा दे दूँगा। अब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं वो तो तुरंत इस तरह का मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो संजीव कुमार जो है वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, शांति को छोड़ देते हैं और वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इधर शांति जो है वो चूँकि वो प्रेग्नेंट थी, अब इसमें जैसा मैंने बताया कि पहले की फ़िल्मों में सलीम जावेद ने औरतों को बहुत एग्रेसिव दिखा दिया था। तो इस बार इनका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत ही प्रोग्रेसिव लेडी होगी जो कि ऑफ़िस में काम करने वाली होगी और अपने फैसलों को लेकर के उसे कोई शर्म नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट थी और उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया तो जैसे पहले की फ़िल्मों में होता था कि मैं अपने बच्चों को गिरा दूँगी या मैं जाके कुएँ में कूद के मर जाऊँगी, ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म में नहीं थी। तो ये जो शांति है वो उस बच्चे को बाकायदा जन्म देती है और उसे पाल-पोस के बड़ा भी करती है। तो फिर अमिताभ बच्चन इस तरह से अस्तित्व में आते हैं और उसके बाद फिर जब शांति की डेथ हो जाती है तो अमिताभ बच्चन इनके माँ के साथ जो भी गलत हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो शहर आते हैं और आर के गुप्ता से वो हर चीज़ों का बदला लेते हैं। फिर किस तरीके से अमिताभ बच्चन का राइज़ होता है और फिर क्लाइमैक्स में कैसे बताते हैं अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को कि आप जो है वो मेरे नाजायज़ बाप हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में एक तरीके से नया रेवलेशन था, क्योंकि पहले चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक को बहुत ही अजीब तरीके से बॉलीवुड में दिखाया जाता था, बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से। तो इस बार ये था कि अमिताभ बच्चन जो है वो उस चीज का बदला लेंगे और द रियल नाजायज औलाद ऑफ इंडियन सिनेमा, और जो कि सलीम जावेद ने अमिताभ के रूप में इस फिल्म में दिखाया। और ये पहली बार ये बोल रहा है कि आप मेरे नाजायज बाप हैं। पहले होता था कि नाजायज बेटा है, नाजायज औलाद है, लेकिन अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को ऑन फेस कह रहे हैं कि आप मेरे नाजायज बाप हो। तो ये सारी चीजें जो थी वो उस समय के हिसाब से काफी नई थी। अब फिल्म में और क्या खास थी, जैसे मैंने शांति के कैरेक्टर को बताया वहीदा रहमान का कि वो ऑफिस में काम करती है और प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली है, उसी तरह से बाकी के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, हेमा मालिनी है, वो एक कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। राखी का जो कैरेक्टर है वो खुद आर के गुप्ता की इंडस्ट्री में कंपनी में काम करती है और काफी टैलेंटेड है, काफी होशियार है, डिग्निटी वाली लड़की है। और अगर आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये इस फिल्म में यश चोपड़ा वैसे भी बहुत ही मॉडर्न फिल्में बनाते थे। बहुत सारी चीजें जो आम जनता को देख करके शायद वो उस चीज से कनेक्ट ना कर पाए, वो चीज मतलब जो अमीर लोग होते हैं जो जो करते हैं वो सारी चीजें यश चोपड़ा की फिल्मों में दिखा देते थे। मतलब यश चोपड़ा की फिल्मों में ऐसा होता है कि लोग हनीमून में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। हालांकि पहले तो आर के राज कपूर ने संगम में दिखाया था, लेकिन यश चोपड़ा की फिल्मों में नॉर्मली स्विट्जरलैंड में लोग जाते हैं, कॉफी पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाते हैं। तो इस फिल्म में पहली बार इंडियन ऑडियंस को कंप्यूटर टर्म सुनाई दिया। गीता का जो कैरेक्टर है वो इतना, चूंकि एक इतनी होशियार कैरेक्टर है और हर चीजों का हिसाब किताब अपने दिमाग में रखती है, तो शशि कपूर उन्हें कंप्यूटर बुलाते हैं। और ये कंप्यूटर टर्म 1978 की मैं बात बता रहा हूँ, जब इंडिया में कंप्यूटर आया भी नहीं था। उसके बाद अगर आपको याद होगा, शशि कपूर जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के लिए लंदन गए हुए थे। फिल्म में उनका कैरेक्टर जो है शेखर का, वो लंदन से पढ़ाई करके वापस आता है, और पढ़ाई किस चीज की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। इंडिया में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स इतना पॉपुलर जो हुआ है, एमबीए जो अब करते हैं लोग, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब 92 में जब नरसिम्हा राव ने जो लिबरलाइजेशन लेकर के आए और उसके बाद फिर प्राइवेट कंपनीज आने लगी, तो एमबीए का चलन बहुत ज्यादा चला। लेकिन आप सोचिए कि 1978 में यश चोपड़ा की फिल्म में कोई एक कैरेक्टर है जो कि एमबीए कोर्स करने लंदन गया हुआ है। तो वो बहुत ही ज्यादा अमीरों वाली लाइफ दिखाते थे यश चोपड़ा। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो है चूंकि बहुत गुस्से वाला है, और इसमें आप देखो तो अमिताभ बच्चन जो है वो निगेटिव, एक तरीके का उनका जो पूरा शेड जो है वो ग्रे शेड है। वो वो सारी चीजें अमिताभ बच्चन कर रहे हैं इस फिल्म में, जो कि एक शरीफ हीरो नहीं करता है। अगर आप देखो तो एक सीन ऐसा भी आता है जब वो शशि कपूर की गर्लफ्रेंड जो हेमा मालिनी है उनको भी प्यार के झांसा में फंसा करके, चूंकि उन्हें आर के गुप्ता से बदला लेना है और वो उनके पूरे परिवार से बदला लेना चाहते हैं, तो वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं कि इस परिवार को मुझे डिस्ट्रॉय कर देना है। और उसके लिए वो शशि कपूर की जो गर्लफ्रेंड है उन पे भी डोरे डालते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो आज हम लोग कहते हैं ना कि शाहरुख खान ने नेगेटिव कैरेक्टर करना स्टार्ट किया, एंटी हीरो बन के आए थे। तो एंटी हीरो का जो चलन है वो अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर आपको याद होगा, परवाना जो अर्ली 70s में आई थी, उसके बाद त्रिशूल हो गया, जुर्माना हो गया, बेमिसाल हो गया, इन सब में अमिताभ बच्चन ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर किए थे। एक कॉलमनिस्ट थे, उन्होंने लिखा था, एस मुखर्जी नाम के एक पुराने राइटर थे, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को मैंने करीब 12 बार देखा और मुझे देख के समझ नहीं आया कि इस फिल्म में सारे गलत काम करने के बाद भी अमिताभ हीरो बन के कैसे इमर्ज हो जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे सलीम जावेद की राइटिंग की कमाल है कि इतने सारे गलत काम करने के बाद भी ऑडियंस को अमिताभ बच्चन में हीरो नजर आ रहा है। तो ये खासियत थी इस फिल्म की। परफॉर्मेंस वाइज सबका ही काम बहुत बढ़िया था। शशि कपूर को देखिए तो शशि कपूर जिस तरह का जॉलीवुड का इंसान, जो कैरेक्टर वो हमेशा से हर फिल्मों में करते आए हैं, वही रिपीट किया था इस फिल्म में। बाकी राखी हो गई, वहीदा रहमान हो गए, संजीव कुमार हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, सबका ही काम काफी बढ़िया था। फिल्म के म्यूजिक की अगर बात करें, जो एक गाना है मोहब्बत बड़े काम की चीज है, उस गाने में अमिताभ बच्चन भी गाना गा रहे हैं। अब सलीम जावेद ने इससे पहले जितनी भी फिल्में लिखी थी जिसमें 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 अमिताभ बच्चन थे, तो अमिताभ बच्चन से ये गाना वाना नहीं गवाते थे, क्योंकि वो जो एंग्री यंग मैन का जो इमेज इन्होंने क्रिएट किया था, इनको लगता था कि ये मेरा जो एंग्री यंग मैन है, अगर वो गाना वाना गाने लगेगा तो फिर उसका इमेज जो है, वो जो हमने सोचा है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप देखो तो दीवार में अमिताभ बच्चन के कोई गाना नहीं है, जंजीर में कोई गाना नहीं है, शोले में भी जो है वो दोस्ती वाला गाना है। तो इस फिल्म में भी उनके लिए कोई गाना नहीं था, लेकिन सिर्फ एक सॉन्ग जो है मोहब्बत बड़े काम की चीज है, उसमें अमिताभ बच्चन एक लाइन गाते हुए नजर आ रहे हैं और उस गाने में भी अपने एंग्स्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, जमाने के बाजार में ये वो शय है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। काफी मीनिंगफुल लाइंस थे ये, साहिर ने लिखा था इस गाने को। इसके अलावा भी और भी दो कुछ गाने थे, जब भी मिलती हो, जाने तुम क्या क्या कमाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, गाना भी काफी अच्छा था। इसका एक और जो गाना था, गापुची गापुची गम गम, वो बड़ा हिट हुआ था और इस गाने में आप पूनम ढिल्लो और सचिन को देखोगे। वैसे सचिन की कास्टिंग की भी इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल इस सचिन जो रोल जो प्ले किया है, उस रोल के लिए सलीम जावेद ने ऋषि कपूर को पहले अप्रोच किया था, लेकिन ऋषि कपूर ने मना कर दिया कि ये तो मेरे लायक कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं करने को। तो चूंकि ऋषि कपूर ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, तो इस वजह से सलीम जावेद और ऋषि कपूर में काफी अनबन भी हो गया था। और सलीम जावेद ने ऋषि कपूर को बोल भी दिया था कि तुम हमें मना कर रहे हो, सलीम जावेद को मना कर रहे हो। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने राजेश खन्ना को बर्बाद कर दिया, अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया उनके सामने, इतने बड़े एंग्री यंग मैन को, और तुम आज सलीम जावेद को ठुकरा रहे हो, इसकी जो सजा है वो तुम्हें मिलेगी। कुछ इस तरह की बातें हुई थी, जो कि काफी मीडिया में पब्लिश भी हुई थी। तो फिल्म जब बनी और फिर जब रिलीज हुई, तो लोग ने अमिताभ की जो एंट्री, जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया, वो डायनामिट फटता है और अमिताभ बच्चन एंटर करते हैं सीन में, वो सीन देख करके लोगों ने जो ताली बजाया। और फिर अगेन वो जो एम्बुलेंस वाला जितने भी सीन्स हैं, वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके अलावा फिर बाकी तो खैर जितने भी कॉन्फ्रंटेशन वाले सीन्स थे अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार के, वो लोगों के जहन में आज भी याद है। तो दीवार की तरह उतनी बड़ी हिट तो नहीं हुई थी त्रिशूल, लेकिन त्रिशूल एक यादगार फिल्म है और उसका रेफरेंस आज भी देखो तो बॉलीवुड में लिया जाता है। अगर आपको दो पिक्चर मैं बताता हूँ, एक फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें गोविंदा जो है अमिताभ के फैन है और वो गांव में थिएटर लाना चाहते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म में दिखाया जाए, तो वो त्रिशूल देखते हैं। एम्बुलेंस वाला ही सीन उस फिल्म में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिनेमा देखने जाते हैं हॉल में, तो वो त्रिशूल ही देखने जाते हैं। तो त्रिशूल का जो क्रेज है आगे जाकर के भी, 78 में तो यार खैर ये फिल्म आई थी, 48 ईयर्स हो गए इस फिल्म को, तो उस समय तो लोगों ने पसंद किया ही था। वो फिल्म आज भी यादगार है और अलग अलग फिल्मों में इसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो अगर आपने त्रिशूल नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बहुत जल्दी इसके 50 साल हो जाएंगे। 48 ईयर्स होने वाले, जून में ही रिलीज हुई थी वो फिल्म, और जब रिलीज हुई तो काफी अच्छा बिजनेस भी था, लेकिन बहुत जल्दी इसका बिजनेस एक्चुअली अफेक्ट हो गया था, क्योंकि तुरंत अगले ही हफ्ते अमिताभ बच्चन की एक और बड़ी हिट आ गई थी, वो थी डॉन। डॉन सब लोग देखने चले गए, तो त्रिशूल का उस वजह से थोड़ा सा बिजनेस अफेक्ट हुआ था। हालांकि ये सुपरहिट फिल्म है और उस साल के जो हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में से ये भी फिल्म थी। उस 1978 अमिताभ के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी फिल्में उनकी आई थी और सबके सब हिट थी।
और फिल्म फेयर अवार्ड्स में 3 नॉमिनेशन अमिताभ बच्चन को मिले थे। एक त्रिशूल के लिए, एक मुकद्दर का सिकंदर के लिए और एक डॉन के लिए, और अवार्ड उन्हें डॉन के लिए मिला था। तो वो जब डॉन के लिए अवार्ड मिला तो वो कॉन्जिक्यूटिव था, क्योंकि उससे 1 साल पहले भी अमर अकबर एंथनी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। तो ये थी कहानी त्रिशूल के बनने की। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगती है। और अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने जो तस्वीर दिखाई थी वो वाकई में 100 डेज मूवी का ही वो पिक्चर था, और जितने लोगों ने भी सही जवाब दिया सबको हैट्स ऑफ। और अब आते हैं आज के क्विज पे। आज भी मैं कोई डायलॉग नहीं सुनाऊंगा, आज भी मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए और बताइए कि ये किस ब्लॉकबस्टर फिल्म में ये घर इस्तेमाल किया गया है। देखिए और बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।